हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेल यानी कि कोशिका चैप्टर के टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। करीबन 150 प्लस क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू हम ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो गए और आपके तमाम जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं और यूपीएससी के भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है और मेरी ये गारंटी है कि सेल चैप्टर के हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं और इस एक वीडियो लेक्चर से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर और चैप्टर का हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाने वाला है। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो वो चीज़ मैं बोल करके और लिख करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू और डर्मेटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ स्किन को बोला जाता है। तो कोशिका विभाजन के जनक किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक। सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, नीचे वाले का आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने कहाँ पर किया था? कॉर्क ब्रिज जो होता है। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी और लिविंग सेल की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक, और 1674 में किया था। तो कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये आ गया ल्यूवेनहॉक। पूछेगा कहाँ पर? तो पॉन्ड वाटर इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन और क्रीक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रीक ने दिया था कोशिका सिद्धांत, या फिर शेल्डन और सॉन ने दिया था? किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत शेल्डन और सॉन हो जाएगा इसका आंसर। कोशिका सिद्धांत है क्या? यही कि सबसे फंडामेंटल इकाई हमारी कोशिका ही है। कोशिका से मिलकर के सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, यही है कोशिका सिद्धांत। शेल्डन और सॉन ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है? तो रोडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसी को बोला जाता है वहाँ की भाषा में, मतलब जहाँ के भी ये वैज्ञानिक होंगे, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या हाल चाल है? तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है? तो 50% प्रोटीन और 50% लिपिड से मिलकर के बना होता है। और जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कोसेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। हम लोगों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता। हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये है अपना 16 नंबर का क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं की बाह्य आवरण क्या है? अभी हमने बताया कोशिका भित्ति। डाटा पादप कोशिकाओं में होती है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। तो डिफरेंसेस भी इम्पोर्टेंट हैं। पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, तो कोशिका भित्ति ही हो जाएगा ए ऑप्शन। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक, चाहे प्रोकैरियोटिक हो और चाहे यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम सब में पाया जाता है। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक वाले में और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो अब हम बात कर रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, डाट को छोड़ करके कोशिका भित्ति पाई जाती है।
जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बोलिए। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन, नीलहरित शैवाल, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, माइक्रोप्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्न में किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका। आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। निम्न में किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इन सभी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। नग्न मतलब नग्न है। आनुवांशिक पदार्थ इसका आंसर देखेंगे यार, इसका अभी हमको क्लियर नहीं है। अभी इसका आंसर जो है, आंसर की भी है हमारे पास, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग टिक लगाते चलना, 21 लगा लेना कि इसका आंसर भी हम बाद में देखने वाले हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है। माइक्रोप्लाज्मा है, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, बट अमीबा प्रोकैरियोटिक नहीं है। क्योंकि याद करो, अमीबा हमारा किस फाइलम में आता है? किस फाइलम में आता है? तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है भाई साहब? जो व्हिटेकर ने, रॉबर्ट व्हिटेकर जी ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर कौन आता है? तो सबसे पहले कौन आता है? बोलो। सबसे पहले आपका आता है, क्या नाम है यार उसका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। तो मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा में आता है। तो प्रोटिस्टा में अमीबा आता है, पैरामीशियम आते हैं, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। तो प्रोटिस्टा हमारे प्रोकैरियोटिक थोड़ो ना होते हैं, वो तो यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा ही तो हमारा केवल होता है प्रोकैरियोटिक, तो इसलिए अमीबा इसका आंसर हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं? पादप में, जंतुओं में, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सभी में पाई जाएंगी। अगर यहाँ प्रोटिस्टा की जगह पर मोनेरा होता तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाट डाट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो कोशिका भित्ति भी केवल पादप में ही पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड भी उसी में ही केवल पाया जाता है। हरित लवक ये भी उसी में ही पाया जाता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? प्लास्टिड ये अनुपस्थित होता है, ये केवल हमारा प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित है किसमें? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये फैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं होता। तो आपको जो यहाँ पर टिक लगे हुए दिख रहे हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि हमें क्लास में नहीं पढ़ाए गए, बट फिर भी हमने उनका आंसर ढूंढा और यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डाट डाट से बनी होती है। अच्छा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप लोग बताना। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और
सेलुलोज, बट जो हमारे शैवाल हैं यानी कि एल्गे हैं, ये भी एक टाइप के प्लांट ही हैं, बट इनमें सेलुलोज होता है यार। कवक जो हमारे होते हैं उनकी तो काइटिन या क्यूटीन, जो भी आप पुकारो बोलो, सुबेरिन, काइटिन, क्यूटीन, इसका भी आंसर मतलब लगा तो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, बट देखना पड़ेगा, क्लियर कर लेना आप लोग भी। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, सब पाई जाती है, इसमें से सब पाई जाती है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने, यानी कि कौन जो है गलत कनेक्टेड है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। लिग्निन मजबूती देता है, क्यूटिन जल ह्रास से बचाता है क्योंकि ये बाह्य आवरण होता है, सुबेरिन जल संवहन करता है। इनमें से यही गलत कनेक्टेड है, सुबेरिन। लिग्निन तो मजबूती देता है, क्यूटिन जल ह्रास से बचाता है। जो सुबेरिन है ना, जल संवहन में हेल्प नहीं करता। अब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, ये सब क्लासेस में नहीं होती हैं, तो मतलब ऐसा भी हमने बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के नहीं पढ़ा है कि अब सुबेरिन जल संवहन नहीं करता तो सुबेरिन का मैं आपको बताऊं कि करता क्या है। ठीक, आप अपने लेवल पर खोज सकते हैं, हम भी खोज ही रहे हैं। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। हमने बताया 50% प्रोटीन 50% लिपिड। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। सिलेक्टिव परमिएबल होता है भैया हमारा सेल मेम्ब्रेन। डाडर प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, विसरण और परासरण दोनों द्वारा जाते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखना। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परासरण बोलते हैं। ठीक, परासरण उसे बोला जाता है। देखो विसरण और परासरण एक ही है, लेकिन जब सिलेक्टिवली होता है कोई चीज, सिलेक्टिवली परमिएबल, तो वहाँ पर परासरण होता है। कोई चीज़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रही है, और कोई बीच में ऐसा नहीं है कि कोई वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, तब वहाँ पर विसरण होता है। लेकिन जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली आ जाती है तब विसरण का ही प्रोसेस। परासरण में भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रही है, वहाँ पर भी जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ ही जाता है, परासरण में भी। बट वहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमको चाहिए होता है। ठीक, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा विसरण और परासरण में। 35वां क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डाट से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपको चाहिए होगा। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, बोलो। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, पूरे सेल के द्रव्य को जीव द्रव्य बोल दिया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कॉलिकर ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किसका किया था, सेल का। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। लिवेनहॉक ने लिविंग सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, किसने दिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। लिवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन को तो हम स्किप कर सकते हैं, बेंडा और ऑल्टमैन। ऑल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, ऑल्टमैन। खोज किसने किया, कॉलिकर ने खोज किया। ठीक, ऑप्शन नंबर 38 का ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो क्रेब्स चक्र याद करो, याद करो। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 36 एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के दौरान, और जो 2 एटीपी का निर्माण
पहले ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 38 ATP का निर्माण होता है जिससे एक ग्लूकोज बनता है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न अभिक्रिया डॉट डॉट में होती है पायरुवेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ATP। पायरुवेट ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सबसे पहले याद करो कि जब हमारा कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एक ग्लूकोज से जब टूटता है तो हमको वहाँ पर 2 ATP मिलता है और पायरुवेट आगे चल करके जिसमें जल और ऑक्सीजन मिल जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है और वहाँ से 36 ATP का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो लाइसोसोम ही नष्ट करता है। याद करो, सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। ठीक, तो 43 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ गयो, ये हमारा है 43 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम देखो भैया, सुसाइडल बैग इसी को बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कोशिका को ले डूबता है, तो इसकी खोज ऐसे याद रख लेना, डी डुवे ने किया था। किसने किया, डी डुवे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 44 लाइसोसोम को डाट डाट भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। ठीक, 45 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, रंगहीन कौन है, हीमोग्लोबिन तो लाल होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, हीमोसाइनिन, ल्यूकोप्लास्ट। कौन रंगहीन लवक है, इसका ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ये एक रंगहीन लवक होता है। हीमोसाइनिन कहाँ पर हमने पढ़ा यार, हीमोसाइनिन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन तो हो नहीं सकता, क्रोमा का मतलब ही होता है रंग, तो क्रोमोप्लास्ट भी नहीं हो सकता, ल्यूकोप्लास्ट। हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पढ़े ही हों तभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्या यार, सिंपल सा। कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर नंबर, कोशिका का रसोई घर यार। लाइसोसोम को तो बोलेंगे नहीं, राइबोसोम को यार बोल सकते हैं क्या, प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन से हमारी मैक्सिमम बॉडी बनी है, तो बॉडी बनाने का काम यही होता है, केंद्रक तो नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट को हम बोल सकते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली हमको फूड बनाने में मदद करता है। हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड के कारण। देखो ये एकदम फैक्चुअल चीज़ है, डायरेक्ट आपको याद ही रखनी पड़ेगी। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनॉइड, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनॉइड से होता है। ठीक, 49 नंबर का क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, पर्णहरित में डाट डाट धातु उपस्थित होता है। अभी पर्णहरित क्या है, अरे वही है क्लोरोप्लास्ट, आपका पर्णहरित बोल दिया, क्लोरोफिल बोलो। तो इसमें अब फैक्चुअल चीज़ है, मैग्नीशियम रहता है।
वो आगे चल करके हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट यहाँ पर डायरेक्ट ही हमको याद रखना है कि मैग्नीशियम पौडहरित में पाया जाता है। ठीक। 50 क्वेश्चन क्या है, डाट डाट में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। कहाँ पर होते हैं भैया? क्लोरोप्लास्ट में होंगे, ल्यूकोप्लास्ट में होंगे। तो याद करो प्लास्टिड के 3 भाग होते हैं। प्लास्टिड के 3 भाग, जिसमें से हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो क्या करता है? संग्रहण भोजन का करता है। तो वहीं पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। तो प्लास्टिड को हम यहाँ पर चर्चा कर लें क्या? प्लास्टिड 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक। क्रोमोप्लास्ट रंग देता है, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने में मदद करता है, ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पर भोजन संचित होता है। ठीक। तो राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? इसकी खोज पैलेड ने की, या प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है, या केंद्रिका में बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। तो देखो यार, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ये तो सही ही है, भी देखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लगाओगे तो कुछ भी देखा जा सकता है। यह केंद्रक में होता है। पैलेड ने खोज की थी प्रोटीन और आरएनए। इसका देखना पड़ेगा यार, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखो, राइबोसोम को डाट डाट भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन निर्माण करता है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है। अच्छा, पैलाडे कण भी कहा जाता है। तो अगर इसका आंसर इनमें से सभी है तो पैलेड ने की थी तभी तो इसको पैलाडे बोला जाता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसकी खोज पैलेड ने की थी, ये भी सही हो जाएगा। केंद्रिका में बनता है तभी तो कोशिका के अंदर का कोशिकांग बोलेंगे। तो ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है, यही हमें लगता है कि असत्य होगा। 51 का बी। 51 का बी। तो चलिए अभी हम देख लेंगे 51 का क्या है, आंसर दिखा रहा है, बस अभी देख लेंगे। अभी याद रखना 51। डाट डाट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है भैया, राइबोसोम पाया जाता है दोनों में। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका अनुपस्थित होती है। ये क्या है यार? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में। हमने तो मतलब यही सुना था कि लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, आरबीसी में, और केंद्रक नहीं होता। ये अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। तो समझो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। तो लाल रक्त कोशिका में थोड़ा ना सपोर्ट की जरूरत होती है। वो तो खुद ही लिक्विड टाइप का होता है ना। मतलब थोड़ा ऐसा कुछ लॉजिक बैठा सकते हैं, बट आपको पता रहना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, वो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता। और क्या क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा और केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा। खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के साथ डाट डाट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, वही तो होते हैं। तो राइबोसोम जो कि हमारे प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 51 का हम देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। चलिए अभी के अभी देख लेते हैं 51 आंसर की। लाओ भैया, कहाँ गयो?
इक्यावन का डी सही है, डी दिखा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। 51 का डी, 51 का डी। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर राइबोसोम बना होता है, ये भी सही है। केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। पैलेट ने की थी, ये भी सही है। डी असत्य है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। अरे देखो भैया, हमें तो ये गलत लग रहा है, बट बता रहा है कि ये ऑप्शन सही है। क्यों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्यों नहीं देखा जा सकता? राइबोसोम इतना मतलब छोटा होता है, दाने के बराबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा होता है, जो कि रफ वाला होता है, तो उसको यार ऑप्शन डी। चलिए छोड़िए, ठीक। 56 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे 57 नंबर के क्वेश्चन पर। अंतराप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम लगा होता है, उसकी खोज किसने की थी? अभी हमने देखा, पैलेड। पैलेड कण भी उसको बोलते हैं, ठीक। बट अंतरप्रव्ययी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? पोर्टर ने की। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। सिंपल सा ऑप्शन है, सिंपल सा, ठीक। 59 क्वेश्चन क्या है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ डाट डाट में पैक किए जाते हैं। पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी उपकरण का। गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग ही तो करता है, तो गोल्जी उपकरण इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? नया क्वेश्चन है, आपको नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नया है भैया, बिल्कुल हमारे लिए ये नया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। इसका खुद लाइसोसोम का किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। ये सब हमने पढ़ा है। ये गोल्जी उपकरण ही लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो होगा, तो इसको अब याद रखना आप। डी नंबर इसका सही है, डी ऑप्शन मतलब। क्वेश्चन नंबर 61, गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है जटिल शक्कर का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना। ये देखो, अब ऊपर वाले क्वेश्चन से हम नीचे वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे। जब ऊपर वाला ने बोल दिया कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण करता है, तो नीचे भी उसको हम यूज करेंगे ना, लाइसोसोम का निर्माण करना। गोल्जी उपकरण का काम है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना। गोल्जी उपकरण। राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण एक तरीके से तो पैलेट का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब थोड़ा लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। रसघानी वैक्यूल्स जो होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इवन 90% ही उसका अंग जो सेल का हम बोलें तो वो घेर करके रखते हैं हमारे रसघानी जिसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। तो सबसे छोटा जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है? सॉरी। तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है? बोलो, क्या बोला जाता है? यहाँ पर क्रेब साइकिल चलता है, एनर्जी यहीं से हमको मिलती है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? कौन होता है? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होगा? राइबोसोम तो होगा नहीं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ही।
माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे छोटा होता है ना यार, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लगाओगे तुम, केंद्रक लगा दो। तो याद रखना केंद्रक सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो अभी हमने बताया लाइसोसोम, और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है तभी तो जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जब वो मर जाते हैं तो उसके लिए एक अलग जगह होती है स्प्लीन या प्लीहा नाम करके, वहाँ पर जा करके वो इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक, तो 66 क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी जैसे पैकेजिंग का काम कर रहा था, पैकेजिंग कर रहा था और लाइसोसोम को बनाया था। गोल्जी उपकरण ने ही राइबोसोम का निर्माण किया था। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं राइबोसोम का निर्माण करना। हाँ, लाइसोसोम ही तो है, गोल्जी उपकरण ने ही तो लाइसोसोम का निर्माण किया था। लाइसोसोम का निर्माण किसने किया था, गोल्जी बॉडी ने ही किया था। कहाँ थे यार हम, हाँ ये हो गया था 65 हम देख रहे थे। स्तनधारी के लाइसोसोम हो जाएगा 65 का। हाँ चलो भाई, तो 65 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। और अब हम बात कर रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है। डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम हो जाएगा। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना भैया, पादपों में डिप्टियोसोम। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट तो हमने देखा ही नहीं, डाट डाट के चारों ओर एक झिल्ली है, तो वैक्यूल्स के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब देखो जितने भी प्लास्टिड थे, हमने देखा था कि प्लास्टिड प्लांट सेल में ही पाए जाते थे, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो जोड़कर बना सकते थे यार कि टोनोप्लास्ट है ना, तो जाहिर सी बात है ये प्लांट सेल से ही रिलेटेड होगा। तो प्लांट सेल का कोई हम सेल ऑर्गेनल उठा लेते, उसी पर टिक लगाते। जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया पर तो नहीं लगा करके चले जाओगे ना, लाइसोसोम पर तो नहीं ही लगाओगे। और राइबोसोम, राइबोसोम चित्ती सा होता है, दाने के बराबर, पैलेट कड़ भी उसे बोला जाता है, तो उसके चारों तरफ झिल्ली थोड़ी ना रहेगी, तो रसघानी ही हो सकता है। तो मतलब ऐसे हम लगा सकते हैं, अगर हमें इसका आंसर ना भी पता हो तो भी। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाट डाट केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में। अरे रसघानी तो पाई ही नहीं जाती, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। तो जाहिर सी बात है अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप सी और बी तो लगाने वाले नहीं हो, और डी भी जहाँ तक नहीं ही लगाओगे यार, तार काय अब होता होगा कुछ, हमें क्या पता। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो बेंडेन। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बेंडेन ने की थी। आप बताना सेंट्रोसोम का कार्य क्या है। तो सेंट्रोसोम का कार्य है सेल डिवीजन, याद करो सेंट्रियोल पाए जाते हैं इसमें, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन ने किया था। और ये सेंट्रोसोम हमारे जो न्यूरॉन सेल होते हैं, यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम वाले जो मिलकर के, जिनसे मिलकर के हमारा बना रहता है, तो उसमें ये नहीं पाया जाता, तभी तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन का सेल डिवीजन नहीं हो सकता। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। डाट डाट में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाट डाट में रसघानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, किसमें बड़ी होती हैं, अरे जंतु कोशिका में पाया ही नहीं जाता भैया, अमीबा में कहाँ डाल दोगे रसघानी, पादप कोशिका में। तो 71 क्वेश्चन हमने किया है। अब हम लेकर के आएंगे इसका पार्ट नंबर 2, और वीडियो ताकि बहुत लंबा हो जाएगा यार, तो एक वीडियो ये है, फिर दूसरा अपलोड कर दूंगा
उसको भी देख लेना। 2 पार्ट में हमारा पूरा का पूरा सेल चैप्टर रिवीजन हो जाने वाला है। जिसका हमने आंसर नहीं दिया है, ठीक, तो उसका जब अभी लास्ट में आंसर की आएगा वहाँ से आप मैच कर लेना और उन क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा मतलब क्लैरिटी आई हो, साथ साथ में हम पूरा मतलब ऐसे करते चलें कि आपको समझाते हुए भी चलें। यहाँ पर थोड़ा ये लिख नहीं जाता यार, यहाँ पर टिक नहीं लगता है, इसका इशू है यार। अब देखेंगे, ये भी हम दूर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना। और इस टाइम पर चल रहा है दुर्गा पूजा, तो कौन कौन जा रहे हो दुर्गा पूजा देखने हैं, कमेंट करके बताना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।